नमस्कार, दिस इज अगेन नितिन कन्वर। सर, आज जैसे मैंने वादा किया था, सेक्शन 4 जो पुराना सेक्शन 4 से कितना मिलता है, कितना फर्क है, और उसके वर्डिंग्स में चेंज करने के लिए, प्रोविजो को सब सेक्शन में चेंज करने से, या फिर अलग अलग एक सेक्शन को तीन चार सब सेक्शन में तोड़ने से क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ा, इसको आज जानने की कोशिश करते हैं। तो अनलाइक अदर चैप्टर्स, जैसे मैं बात करूंगा, अगर मैं बिजनेस इनकम की बात करूं, तो अंडरस्टैंड करें सर, बिजनेस इनकम के अंदर सर सेक्शन 28 से शुरू होता था पुराना वाला एक्ट। यहाँ पे वहां पे अब नया वाला एक्ट 26 से शुरू होता है। कैपिटल गेन पुराना ओल्ड एक्ट 45 से शुरू होता था, वो 67 है। यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने बताया सर ये चार्जिंग सेक्शन मेन क्यों है। सर, अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट 1961 या 2025 या 1922 का एक्ट की बात भी बता रहा हूं मैं आपको, अगर किसी को भी कंट्रोल चाहिए, अगर नॉलेज पूरी पक्की करनी है कि यार बेस क्या है, तो मेरा पर्सनल मानना है 1 से लेकर 14 सेक्शन आपके हाथ में ग्रिप में होना चाहिए। अगर 1 से 14 सेक्शन आपके ग्रिप में है, तो यू टेक माई वर्ड्स, 60% से 70% लॉ आपको आता है, क्योंकि मेन बेस यही है। और नॉर्मली ये 1 से 14 से जो सेक्शन है, इसी को हम लोग भूल जाते हैं। कोई इनकम आएगी, हम बोलेंगे यार बिजनेस के नेचर में है, सीधा सेक्शन 28 में देखते हैं। प्रॉब्लम है कि क्या ये सेक्शन 4 का टेस्ट भी पास कर रहा है, मैं बताऊंगा क्यों। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर, व्हाट इज द स्कीम? स्कीम क्या है? स्कीम ऑफ द एक्ट क्या है कि सर, सबसे पहले सेक्शन 4 का सेक्शन जो है आपका, चार्ज सेक्शन, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सेक्शन 5 का टेस्ट पास करेगा। 6 में आप चेक करोगे कि आप रेजिडेंट है या नहीं। 9 में चेक करोगे कि डीम टू एक्रू राइज इंडिया है या नहीं। उसके बाद इनकम सेक्शन 10 की जाते हुए, एग्जाम्पशन चेक करते हुए, इनकम जाती है सेक्शन 14 में, कि भैया हेड्स क्या है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब तक वो सोर्स वाइज हेड्स नहीं जा पाएंगे, तब तक आप रेलिवेंट चैप्टर, चाहे वो बीजीबीपी हो, चाहे सैलरी हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कैपिटल गेन्स हो, चाहे आईयूएस हो, आप उस हेड में नहीं जा पाएंगे जब तक सेक्शन 14 से क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बिठाना जरूरी है। पर क्वेश्चन उठता है कि सेक्शन 4 में ऐसी क्या दिक्कत है जो हम लोग भूल जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार इनकम टैक्स 1961 की बात करते हैं या फिर 2025 की बात करते हैं, क्या 1922 एक्ट की बात करते हैं, टैक्स लगता किस पे था, तो अब यू टेक माई वर्ड्स, मोर देन 99% लोग बोलेंगे कि सर इनकम पे। कुछ लोग बोलेंगे डीम्ड इनकम पे, कुछ बोलेंगे भैया जो डीबी फिक्शन है उस पे भी लगती है इनकम, कोई कहता है भैया कुछ और कहेगा एक्लूड इनकम, समथिंग लाइक दिस। अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो मेन चार्जिंग सेक्शन है वो क्या है? वो ये बोलता है सर इनकम टैक्स लगेगा टोटल इनकम पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, wherein central acts enacts that income tax shall be charged for investment year at any rate or rates, income tax at that rate or those rates shall be charged in that year in accordance with or subject to the provisions, including provisional levy of additional income tax of this act in respect of total income. Understand this thing? टोटल इनकम पे लगता है। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क है टोटल इनकम और इनकम में? जमीन और आसमान का फर्क है। सर, टोटल इनकम डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 में, जो अब 2108 बन गया है, देखिए। और 2108 अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम है। वो क्या बोलता है नए वाले लॉ के अंदर? जो 245 बोलता था कि टोटल इनकम मींस टोटल अमाउंट इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 5 कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन अंडर दिस एक्ट। तो व्हाट आई वांट टू से, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, वो क्या बोलता है? टोटल इनकम मींस, पहली बात, टोटल इनकम क्या है? या तो पहले, सबसे पहले इनकम का टेस्ट, इनकम कौन सी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 24। उसके बाद वो इनकम कौन सी हो रही है, सेक्शन 5 में रेफर्ड होनी चाहिए। उसके बाद कंपटीशन प्रोविजन। और इन सबको बहुत अगर अच्छी तरह जानना है, मैंने करीबन 2-2 ढाई-ढाई घंटे के यूट्यूब के सेमिनार वेबिनार कर चुका हूं मैं, जहां पे ऑलरेडी कंसेप्ट ऑफ इनकम के नाम पे सर आपको टॉपिक मिल जाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसको सुन लें, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर इसका मेन बेसिस क्या है। तो व्हाट आई वांट टू से, मेनली अगर कोई चीज इनकम है या फिर कोई चीज रिसिप्ट है, वो इनकम नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन दिमाग में आता है आपके कि क्या सारे रिसिप्ट इनकम है, आंसर इज नो। क्या कुछ भी अगर मेरे अकाउंट में आ गया, क्या वो इनकम बन जाएगा? आंसर इज नो। ये प्लीज नोट कर ले सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक जजमेंट बताता हूं सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जजमेंट का नाम है वर्धमान कंस्ट्रक्शन, और इसको ऑथर किया था ऑनरेबल जस्टिस एच जी सिंह साहब ने। डेट है 8 अक्टूबर 2025, और असिस्टेड बाय एडवोकेट नितिन कन्वर। अब मैंने क्या आर्ग्यू किया, हमने बोला सर द इशू वॉज, इसमें इशू ये था कि सर एक कॉन्ट्रैक्टर था, इसमें 6.5-7 करोड़ की टर्नओवर थी, और 6.5-7 करोड़ की टर्नओवर के अंदर उस व्यक्ति ने रिटर्न नहीं भरी थी। 148 बी का नोटिस आया, तो उसने बोला कि 148 बी के जो नोटिस है, वो उसने उसका जवाब नहीं दिया, और 148 डी का ऑर्डर पास हो गया। उसने बोला भाई क्यों ना आपके हाथ में 6.5-7 करोड़ रुपए की टर्नओवर की इनकम मांगनी चाहिए। What I've argued over there is, I've said, my lord, kindly see 148 का फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता है? There has to have information which suggests that
इनकम हैज एस्केप्ड, इनकम, अंडरस्टैंड, इनकम हैज एस्केप्ड। अब जब इनकम है, सेक्शन 2 बोलता है प्रॉफिट एंड गेन्स। मैंने कहा बालॉट ये तो टर्नओवर है, इसका मतलब जो जो रिसीव हो रहा है क्या मेरी इनकम है? आंसर इज नो। तो इनकम का मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स है, नेट इनकम। तो व्हाट आई वांट टू से, इट इज नॉट एवरी रिसीव विच इज इनकम, अंडरस्टैंड दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये नोट करेंगे, जजमेंट बता रहा हूं, दिलीप कुमार रॉय वर्सेस सीआईटी 94 आईटीआर 1, वो क्या बोलता है? एक्ट ये नहीं प्रोवाइड करता, डज नॉट प्रोवाइड दैट व्हाटएवर रिसीव्ड बाय अ पर्सन मस्ट बी रिगार्डेड इज लायबल टू टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात इसे समझने की जरूरत है कि अगर भैया कोई भी चीज रिसीव हो जाती है, इसका ये नहीं है इनकम। और ये सेम बात दोबारा सर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोबारा बोली है इन कैडवेल, कैडवेल के अंदर 249-265, द बॉम्बे हाईकोर्ट इन दिस सेट इज हेल्ड, इट इज वेल सेटल्ड दैट ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर द एक्ट। पर क्वेश्चन उठता है कि मान लो मेरे पास नोटिस आ गया, अब ओनर्स किस पे? ओनर्स इज वेरी वेरी बिग इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा इशू आता है जब हम 148 की बात करते हैं, जब हम 143 का नोटिस आता है। तो प्लीज ये बात समझ ले सर। पहली बात, सर अगर कोई चीज इनकम के नेचर पे है, कोई चीज इनकम के नेचर पे है, तो सबसे पहले ओनर्स मुझ पे है। तो ये प्रूव करने के लिए कि यार ये, अगर मैं प्रूव कर रहा हूं कि भाई ये एग्जम्प्टेड इनकम है, तो ओनर्स इज ऑन मी। मैं फिर से बोल देता हूं, इफ समथिंग इज द नेचर ऑफ इनकम एंड इफ आई एम क्लेमिंग दैट इट इज एग्जम्प्ट इनकम, द ओनर्स इज ऑन मी एज एसएससी कि टू प्रूव इट कि इट इज, ये सेक्शन 10 का पार्ट बन रहा है। जैसे हम बात करते हैं 1038 पेनी स्टॉक, सो कॉल्ड पेनी स्टॉक पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, इट इज द नेचर ऑफ इनकम। तो क्योंकि हम 1038 में सर इनकम को एग्जम्प्ट क्लेम कर रहे हैं, नाउ द ओनर्स इज ऑन मी टू प्रूव इट कि सर ये एग्जम्प्ट इनकम में आएगा। पर हैविंग सेड दैट, मान लीजिए कोई ऐसी रिसिप्ट है जो इनकम नहीं है, तो ऐसे केस में अगर डिपार्टमेंट उसको टैक्स करना चाहता है, तो प्लीज समझ लें सर, ओनर्स हमेशा डिपार्टमेंट के बाद प्रूव होगा, जो ये प्रूव करेगा कि सर ये रिसिप्ट जो है वो इनकम के नेचर पे है। मैं क्लियर हूं आपको सब? प्लीज फिर से बोल देता हूं सर, अगर कोई रिसिप्ट है विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, तो ऐसे केस में ओनर्स हमेशा डिपार्टमेंट के पास रहेगा कि भैया कि ये आपकी इनकम है। प्लीज अप्रिशिएट करें, अगेन मैं जजमेंट दिखा रहा हूं, ये वाली दिल कुमार रॉय। इसमें क्या बोलता है? In all cases in which the receipt is sought to be taxed as income, lies upon the department to prove that it is within the taxing provision. Further, however, where a receipt is the nature of income, the burden of proving that it is not taxable because it falls within the exemption provided in that lies upon the SEC. तो समझना है, ये समझना बहुत जरूरी है, कब किसके पास ओनर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हैविंग सेड दैट, हमारा क्वेश्चन है सेक्शन 4। जब हम 4 की बात करते हैं तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, 3 इश्यूज है। मैं आपको पहले ओल्ड एक्ट दिखाया आपको मैंने, ये देखिए। तो मैंने 3 इश्यूज डिटरमाइन किया। ऐसा क्यों? मैंने फोर फोर को जब चेक किया, मैच किया अलोंग विद दिस 4-1 जो अब नया एक्ट है, तो मैंने जब मैच किया मुझे 3 बड़े मेजर इशू नजर आए। पहला है सर 4-1 रेड विद 4-4-3 विद अबिस 4-1 जब हम बात करेंगे। दूसरा है 4-5 विद अबिस 4-2। ये एक लेसन लर्न किया मैंने, और ये मैं बताऊंगा सर कि ये लेसन मैंने लर्न तभी किया जब मैंने इसको ढंग से पढ़ा। 4-1 रेड विद 4-2 रेड विद अबिस 4-1, ये थोड़ा टिकलिश है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो ये बात समझनी बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन इट इज गोइंग टू सी चेंज अगेन नाउ। अब 4-1-4-3 क्या कहता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सर देखिए हुआ क्या, सर सेक्शन 4 की जब हम बात करते हैं तो 4 ऐसे बोलता था पहले, वेर इन सेंट्रल एक्ट एनेक्ट्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर रिसिप्टेंट ईयर एट इन रेट और रेट्स, income tax at that rate or those rates shall be charged for that year in accordance with and subject to the provisions, ब्रैकेट में है, ये इंपॉर्टेंट है जो 4-1-4-3 बना है, इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर द लेवी ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स। वो कहता भैया ना केवल आपको जो टैक्स लगाना है, चाहे वो फाइनेंस एक्ट में रेट लिखे हो, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट में रेट लिखे हो, लेकिन अगर मान लीजिए किसी केस पे आपको एडिशनल इनकम टैक्स जमा कराना है, एडिशनल इनकम टैक्स कब कब जमा कराना पड़ता है? जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया 139(a) अब रिटर्न में, ट्रांसफर प्राइसिंग में, सेकेंडरी एडजस्टमेंट के अंदर। अगर आप बात करें कि चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर सर जब एक्रीशन होता है, आप अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो एक्रीशन पे भी आपको एडिशनल टैक्स जमा करना पड़ता है। तो व्हाट आई वांट टू से, वो कहता है ना केवल आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, साथ के साथ अगर कोई एडिशनल इनकम टैक्स भी चार्ज कर रहा है वो भी जमा कराना पड़ेगा, इन एडिशन टू व्हाट वाज लेविड एज पर फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स रेट, राइट? तो ये एडिशनल है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को चेंज करके 4-1 को 4-3 बना दिया, 4-1 और 4-3 बना दिया, दिखाता हूं मैं। अब देखिए लैंग्वेज लिखने में कितना फर्क आ गया। 4-1 कुछ ऐसा बोलता है, वेरी सेंट्रल एक्ट एनैक्ट्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर एनी टैक्स ईयर एट एनी रेट और रेट्स, इनकम टैक्स फॉर सच टैक्स ईयर शैल बी चार्ज एट दैट रेट और दोज रेट्स इन अकॉर्डेंस विद और सब्जेक्ट टू द प्रोविडेंस एक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और 4-3 में क्या लिखा? 4-3 में लिखा इनकम टैक्स शैल ऑल्सो इंक्लूड एनी एडिशनल इनकम टैक्स,
वो कहता भाई साहब जो ऊपर वाला टैक्स है ना जो 41 में लग रहा है, इसमें एडिशनल इनकम टैक्स ऑलरेडी सबस्यूम्ड है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ऑलरेडी सबस्यूम्ड है तो मुझे जमा क्या कराना है? तो इसका मतलब जब 139(8) में या फिर 263 में जब मैं अब रिटर्न जमा कराऊंगा तो क्या मुझे टैक्स जमा नहीं कराना? लैंग्वेज ये सजेस्ट कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला, बताया था जजमेंट में क्या बताई थी? 229 जो लास्ट टाइम दिखाया था। और जितने भी जजमेंट आप देख लोगे सर, जो आपका थंब रूल क्या है, लिटरल इंटरप्रिटेशन लिखा क्या है, एक्चुअली में इस लैंग्वेज को कुछ ऐसे लिखना चाहिए था। मैंने ये 3 तरीके बताए हैं। या इस तरीके से अगर आप दिखते हैं तो यस, एडिशनल टैक्स की लेवी अलग से बन पा रही थी। पर नाउ दिस लैंग्वेज इज सजेस्टिंग लाइक दिस कि भैया ये जो इनकम टैक्स है ना 41 में, इसमें एडिशनल इनकम टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये दिक्कत करेगा। या तो मैंने तरीका बताया, देखिए मैंने एक फर्स्ट टाइम में एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 3 फ्रेजेस बताए हैं। In addition to income tax charged under 41, any additional income tax, whatever name called, levied on this tax shall also be charged. ऐसे मैंने 2 फ्रेजेस और बना के दिए। इन तीनों में से कुछ भी डाल देते, मेरा पर्सनल मानना यह है कि सर ये जो झगड़ा था एडिशनल इनकम टैक्स वाला, वो काम खत्म हो जाता। पर क्योंकि इन्होंने सर 41 को 2 हिस्सों में तोड़ा, पर जब तोड़ा तो और उसको वर्ड को चूज करते हुए गलत लिख दिया, तो अब ऐसा लग रहा है और ये साफ क्लियर है कि सब्स्यूम हो रहा है ऊपर वाले इनकम टैक्स में एडिशनल इनकम टैक्स। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरा सर, दूसरी प्रॉब्लम आते हैं सर 4-5 विजर्विस 4-2। पहले 4-2 पे लेके जाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं 4-2 दिखाता हूं, फिर दिखाता हूं 4-3, और मैं फिर बताऊंगा सर जब तक मैंने 4-5 से इससे कंपेयर नहीं किया था मुझे ये प्रॉब्लम नहीं पता लगी थी। और ये लेसन है, मुझे लर्न करना है और आपको भी लर्न करना है कि 1961 एक्ट में इस प्रोविजन का कैसे फायदा उठाना है। सर देखिए 4-2 क्या बोलता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 1, इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस। वो क्या बोलता है, जो ऊपर वाला टैक्स है ना, ऊपर वाला जो टैक्स है, वो कैसे एडजस्ट होगा? वो होगा या तो टीडीएस या एडवांस टैक्स से, राइट? अब अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब 4-5 में इस बात को 4-2 को इन्होंने 4-5 किया, और 4-5 में क्या लिखा? फॉर द इनकम चार्जमेंट दिस सेक्शन, इनकम शैल बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस। तो व्हाट आई वांट टू से, सर टीसीएस तो पहले था ही नहीं। और अंडरस्टैंड दिस थिंग, सर टीडीएस था, एडवांस टैक्स था 1961 के अंदर, टीसीएस तो कभी था ही नहीं। तो सेक्शन 190 के बाद जो आपकी मशीनरी प्रोविजन है, जो आप टीसीएस करेक्ट कर रहे हो सेक्शन 206 के अंदर, मेरा क्वेश्चन कहना ये है सर दीज आर मशीनरी प्रोविजंस। तो जो सब्सटैंटिव लॉ है, जो चार्जिंग सेक्शन है, जो बेस दे रहा है 4(2), उसमें तो टीसीएस कलेक्शन करने की आपके पास पावर ही नहीं थी एक्ट के अंदर। तो इसका मतलब अब आप क्या बोल सकते हो, कैसे प्रूव कर सकते हो और कैसे फायदा उठा सकते हो? इन 1961 एक्ट यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू लाइक दिस, अगर टीसीएस आपने अपनी जेब से जमा किया है, मतलब यू हैवंट रिकवर इट, और जमा करा के आपने जमा करा दिया उसे, जेब से जमा करा दिया। अब ऐसे केस के अंदर यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड आस्किंग देम कि सर सेक्शन 4(2) में तो पावर ही नहीं थी इनके पास टीसीएस कलेक्ट करने की। अब ये जो टैक्स इकट्ठा हुआ है, जब ये पावर ही नहीं थी तो मुझे टीसीएस वापसी कीजिए, पहला। दूसरा, मान लीजिए आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया और डिपार्टमेंट आप पे 271(c) की पेनल्टी लगा रहा है फॉर नॉन डिपॉजिटिंग ऑफ टीसीएस। यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू, फिर देखिए आपने रिकवर किया है तो दिक्कत अलग है, फिर तो फिर प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे केस में इट इज ट्रस्ट में जो पैसे लिए वो आप जमा नहीं करा रहे, वो तो फ्रॉड है, वो चोरी है। पर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि जहां पे आपने टीसीएस नहीं कलेक्ट किया और आपको डिपार्टमेंट कह रहा है कि टीसीएस लगाना चाहिए, आपको रिकवर करना चाहिए था, अब आपने टीसीएस जमा नहीं किया तो 271(c) की पेनल्टी। तो यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू सर जब आपके पास पावर ही नहीं थी 4(2) के अंदर, तो सर पेनल्टी किस बात की? क्योंकि बिकॉज मशीनरी प्रोविजन अपने आप अकेले काम नहीं कर सकते, जब तक कोई पावर नहीं होगी। मशीनरी प्रोविजन उसको सप्लीमेंट तो कर सकते हैं, दे कांट सप्लांट। आर यू विद मी? सुनो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएगा, तो अभी प्लीज नोट कीजिए। तीसरा प्रॉब्लम, सर अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये थोड़ा सा टिकलिश है और इसको समझने के लिए प्लीज समझिएगा सर। सर एक जजमेंट है गंगा सरन का जजमेंट, और गंगा सरन के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर सर 4 चीजें बहुत होनी बहुत जरूरी है किसी भी लॉ में। अगर टैक्सेशन लॉ है, पहला क्या है सर? नेचर। नेचर ऑफ किस बात पर टैक्स, मैं जीएसटी की बात करता हूं, सप्लाई। जैसा मैंने इनकम टैक्स में देखा टोटल इनकम, तो टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, जीएसटी में सप्लाई पे टैक्स लगता है। व्हाट इज द नेचर, किस बात पे टैक्स लग रहा है? दूसरा, सर किस व्यक्ति पे लग रहा है?
आपको ये नहीं पता किस व्यक्ति पे लग रहा है, तो सॉरी आप टैक्स नहीं लगा सकते। तीसरा वैल्यूएशन, किस अमाउंट पे लगाओगे आप, देयर हैज टू बी सम अमाउंट। अगर कोई चीज मनी हो, मनी जरूरत में काउंट ही नहीं हो सकती, सॉरी यू कांट टैक्स इट। और चौथा टैक्स रेट। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेक्शन 4(1) और 4(2) जो पुराने वाला है वो आपको बताता है, सेक्शन 4(1) और 4(1) बहुत क्लियरली बताता है कि सर ये चारों चीजें उसमें डलती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर हुआ क्या, अच्छा फर्दर वो एक पीरियड की बात करता है, अगर टाइम ने परमिट किया मैं पीरियड के बारे में भी समझाऊंगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर जब आपने नया लॉ लेके आए, जब नया लॉ लेके आए आपने इसको चेंज कर दिया, आपने जो 4(1) था ना उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। आपने क्या किया, क्या लिखा था, वेन सेंट्रल एक्ट एनेक्ट्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर एनी रेट और रेट्स, income tax for such tax year shall be charged at that rate or those rate in accordance with and subject to the provisions act. Understand this thing. सर इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट प्रोविजन का मतलब क्या हो गया, या तो फाइनेंस एक्ट के रेट या इनकम टैक्स में जो एक्ट में रेट लिखे होंगे। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहां पे सर पहले तीन की तो बात कर रहा है, ये देखिए सर, पर्सन वैल्यूएशन रेट्स, पर किस अमाउंट पे लगना है, नेचर क्या है, उसकी बात नहीं कर रहा 4(1). 4(1) इज साइलेंट, 4(1) इज साइलेंट इन रिलेशन टू सर कि भैया किस नेचर पे लगना है, किस चीज पे लगना है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, वो साइलेंट है। तो उसको उन्होंने 4(2) में डाला, और 4(2) में क्या लिखा, द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स शेल बी ऑन द टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर एज पर द प्रोविडेंस एक्ट। तो क्वेश्चन उठेगा सर इससे क्या फर्क पड़ा भाई। अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पहली बात, सर ऊपर जो वर्ड लिखे हुए इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट टू द प्रोविडेंस एक्ट वो 4(2) में मिसिंग है, और ऊपर 4(1) में टोटल इनकम मिसिंग है। इसका इंपैक्ट क्या है सर, पहले वो सिर्फ टैक्स रेट की बात कर रहा है, या तो फाइनेंस एक्ट का रेट या फिर इनकम टैक्स रेट। जैसे मैं 68 69 एबीसीडी की बात करता हूं, सर 115 बीबीई रेट पे लिखा हुआ है, रॉयल्टी एफटी 115 ए में रेट लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता हूं, 111 ए, 111 12 में लिखा हुआ है। मैं क्लियर हूं आपको सर। तो कुछ रेट आपके स्पेसिफाइड अंडर दैट, और कुछ चीजों के लिए आपको फाइनेंस एक्ट में रेट में जाना पड़ता है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब ये है। पर हैविंग सेड दैट, अंडरस्टैंड दैट टोटल इनकम के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स है। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मेरी बिजनेस इनकम है, मैं प्रोफेशनल हूं, और ऐसे केस में मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है। तो क्या होगा, मैं बिजनेस इनकम के लिए तो जाऊंगा सर फाइनेंस एक्ट की रेट देखूंगा, वेर एज इन द केस ऑफ मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शेयर्स के लिए मैं रेलिवेंट 111 ए 112 जो भी ऐसा केस में वो सेक्शन देखूंगा। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। तो सर ये जो ये अलग अलग इनकम है, ये स्ट्रीम्स है टोटल इनकम की। पर हैविंग सेड दैट, जब आपने 4(1) को दो हिस्सों में तोड़ा, अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट ये पड़ रहा है, अगर सेगमेंटेशन हुई, सर टेक माय वर्ड्स, टैक्सेशन हो ही नहीं पाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर सेगमेंटेशन हुई तो सर टैक्स लग ही नहीं पाएगा। सेगमेंट अगर ये तभी लग पाएगा जब सेगमेंट एक ही तरह की होगी। तो व्हाट आई वांट टू से, इफ टोटल इनकम इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 3 सेगमेंट्स, जहां पे सर फाइनेंस एक्ट के रेट भी लग रहे हैं और साथ के साथ सर इनकम टैक्स एक्ट के जो रेट है वो भी लग रहे हैं, तो अगर आप 4(1) और 4(2) को दोगे, क्योंकि बिकॉज मैंने बताया सर कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे फर्क आ रहा है, तो इसकी रीडिंग से कम्युनिटी से आपको पता लगेगा, यू विल केम टू नो कि भैया सेगमेंट पे टैक्स लग ही नहीं पाएगा। ये तभी टैक्स लग पाएगा जब पूरा का पूरा टोटल इनकम बनेगा, पूरा का पूरा टोटल इनकम बनेगा, सेगमेंट वाइज नहीं हो पाएगा। तो अगर सेगमेंट वाइज करना है तो इस लॉ को आपको चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा इशू आएगा। फोर्थ, जो मैंने आपको एक आर्गुमेंट बताया था, जो हम अभी अभी हमने अभी हाल फिलहाल में एक आईटीआईटी में हमने आर्ग्यू किया है, द इशू वॉज इन रिलेशन टू, मैं एग्जाम्पल देता हूं, पता नहीं आप पे कहां काम आएगा। द इशू वॉज 44 एडी में लगातार बंदा रिटर्न भर रहा था, और उस जिस साल का केस है उस साल में पहली बार टैक्स ऑडिट हुआ, तो वो ओपनिंग बैलेंस ले गया। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस को टैक्स कर दिया। तो हमने बोला सर ये ना तो 68 में हो पाएगा, ना सेक्शन 4 में हो पाएगा, क्योंकि 68 भी बोलता है क्रेडिट इन द प्रीवियस ईयर, और सेक्शन 4 ही बोलता है सर इन प्रीवियस ईयर। अंडरस्टैंड दिस थिंग। कोई चीज अगर ओपनिंग बैलेंस होगी, जो ओपनिंग आ रही है, तो ओपनिंग को अगर आपको टच करना है, आपको पिछले साल के केस खोलने पड़ेंगे। तो ये हमने आर्ग्यू किया, अभी मैटर अभी पूरी तरह आर्ग्यू नहीं हुआ। तो दिस इज द इशू व्हाट आई वांट टू से। तो व्हाट आई वांट टू से, ये सेक्शन 4(1) जो पुराने वाला है सर, चार चीजों के अलावा एक पीरियड की बात भी करता है, और जो ये भी बात करता है, लेकिन ये तीन मेजर इशू सर बहुत दिक्कत करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं सर आपको, वही मेरा टैगलाइन, या तो अगले 3 फाइनेंस एक्ट में इतनी अधिक अमेंडमेंट होगी जितनी आपने पिछले 30 वर्षों में नहीं देखी होगी, या फिर आने वाले 5 वर्षों में लिटिगेशन 30 गुना बढ़ जाएगी। ये प्लीज नोट कीजिएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग का। विद दिस, आपको कोई भी इशू हो, कोई भी कोई पॉइंट हो, यू कैन डिस्कस विद मी, और आपको ये कैसे लगे। और आगे अगली बार हम सेक्शन 5 करेंगे, और सेक्शन 5 जब आप देखोगे आपको ह्यूज डिफरेंस रहेगा
कैसे बताऊंगा कि सर इंग्लिश लैंग्वेज को जरा सा चेंज करने से कितना